हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पर। अगर आपने हमारे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। जनवरी से लेके हमने मई तक के पहले करवा दिए थे, उसके बाद अभी हमने जो शुरू किया है वो जून से शुरू किया है, और लगभग अप्रैल तक के जो हम करंट अफेयर्स हैं वो सारे कंप्लीट करवा देंगे। तो जुड़े रहिए हमसे, इस मंथ में हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना प्लीज मत भूलना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, मोशन और पर्पस। सबसे पहले हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में बोला है, सेकंड कॉलिंग अटेंशन मोशन के बारे में बोला है, और थर्ड प्रिविलेज मोशन के बारे में बोला है। सबसे पहले एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में क्या बोला है? टू गेट द अटेंशन ऑफ ए मिनिस्टर ऑन ए पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर। इसमें अटेंशन किसका लेना है? मिनिस्टर का लेना है। फिर बोला है कॉलिंग अटेंशन में हाउस का अटेंशन लेना है, और प्रिविलेज मोशन में लेना है कि व्हेन द मिनिस्टर ब्रीच द प्रिविलेज ऑफ द हाउस। देखो, तीनों स्टेटमेंट्स को देख के आपको ये पता लग रहा होगा कि प्रिविलेज मोशन के बारे में तो बिल्कुल सही लिख रखा है कि प्रिविलेज मोशन तभी लाया जाता है जब किसी मिनिस्टर ने अपनी जो प्रिविलेज है उसका मिसयूज किया हो या उसको ब्रीच किया हो, ठीक है। अब कॉलिंग अटेंशन मोशन कब लाया जाता है? याद रखना, कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो मिनिस्टर का ध्यान किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे खींचने के लिए लाया जाता है, ठीक है। और एडजॉर्नमेंट मोशन कब लाया जाता है? एडजॉर्नमेंट मोशन मेनली हाउस के अटेंशन को पाने के लिए लाया जाता है किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर पे, ठीक है। ये दोनों रिवर्स दे रखे हैं, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ओनली थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो जो इसका आंसर आ जाता है वो क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी। अभी हम कुछ चीजें देख लेते हैं। कुछ चीजें क्या देखते हैं कि देखो, सबसे पहले अभी हमने क्या दिया, अभी हम देखो एक अभी हमने देखा कॉलिंग अटेंशन मोशन। कौन सा मोशन देखा? अभी हमने देखा कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मोशन याद रखना, ये सिंस 1954 से है। कब से? 1954 से। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये इंडियन इनोवेशन है। क्या है ये? इंडियन इनोवेशन है। 1954 से हमारे जो भी है वहां पे यूज हो रहा है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? याद रखना, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी इसका मेंशन है। कहाँ पे? ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में इसका मेंशन है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये मेंशन है, इंडियन इनोवेशन है, इन 1954 इसका यूज हो रहा है। ये है कॉलिंग अटेंशन मोशन, मेनली मिनिस्टर की अटेंशन को पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर पे खींचने के लिए मेनली ये लाया जाता है। फिर अभी हमने पढ़ा था कौन सा मोशन? एडजॉर्नमेंट मोशन। कौन सा मोशन पढ़ा था? एडजॉर्नमेंट मोशन। केवल इनके बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है? हाउस के अटेंशन को खींचने के लिए मेनली लाया जाता है, ठीक है। हाउस के अटेंशन को किसी पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर पे खींचने के लिए मेनली एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता है। और इसको लाने के लिए मिनिमम कितने? 50 मेंबर्स का, एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सबसे पहले सपोर्ट चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले सपोर्ट कितने मेंबर्स का चाहिए? 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए इसको एडमिट करने के लिए। दूसरी चीज ये और क्या करता है, ये जो हाउस का नॉर्मल बिजनेस है उसको क्या कर देता है? इंटरप्ट कर देता है। हाउस का जो नॉर्मल बिजनेस है उसको क्या कर देता है? ये इंटरप्ट कर देता है, ठीक है। अगर ये हाउस के नॉर्मल बिजनेस को इंटरप्ट कर देगा तो याद रखना ये एक क्या हो गया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस हो गया। मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग अब चल ही नहीं रही है, इसका मतलब क्या हो गया? ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, ठीक है। और याद रखना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है तो इसको केवल और केवल लोकसभा इसको यूज कर सकती है, राज्यसभा में ये यूज नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा इसका यूज नहीं कर सकती है, मतलब राज्यसभा में जो एडजॉर्नमेंट मोशन है वो नहीं लाया जा सकता है। केवल और केवल लोकसभा में जो है वो एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस को क्या कर देता है? इंटरप्ट कर देता है। और कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए इसको एडमिट करने के लिए। और एक और चीज क्या कि अगर मान लो कि ये मोशन पास हो जाता है तो कम से कम 2.5 घंटे का डिस्कशन चाहिए इसके लिए। एटलीस्ट 2.5 आवर्स का जो डिस्कशन है वो डिबेट है वो होनी चाहिए किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर पे जो भी लाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एडजॉर्नमेंट मोशन हो गया। अभी हमने देख लिया कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये तो हमारे क्वेश्चन में पूछे गए थे, ठीक है। प्रिविलेज मोशन मतलब कोई अगर मिनिस्टर ने अपनी जो प्रिविलेज है उसका ब्रीच कर दिया तो प्रिविलेज मोशन आ जाता है। इसके अलावा एक दो मोशन और भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। कौन सा मोशन? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस देखो
आपने एक आर्टिकल में पढ़ा होगा, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में मैंने लास्ट लेक्चर, मतलब अगर आपने पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर देखा है तो उसमें भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आर्टिकल 75 में ये बताया गया है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। किसको? लोकसभा को। किसको? लोकसभा को। हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। किसको? लोकसभा को। अगर वो लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, इसका मतलब कोई भी मिनिस्टर, इसका मतलब क्या है कि कोई भी मिनिस्टर लोकसभा में तभी रह सकता है या हाउस में तब तक रह सकता है जब तक वो हाउस में कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहा हो। ठीक है, कोई भी मिनिस्टर हाउस में तब तक रह सकता है जब तक वो हाउस में क्या कर रहा हो, कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहा हो। इसका मतलब क्या है? इसका और मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो लोकसभा है वो किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकती है ऑफिस से नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से। ठीक है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से जो लोकसभा है वो मिनिस्ट्रीज को भी, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिमूव कर सकती है। ठीक है, इसको भी एडमिट करने के लिए, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट करने के लिए भी एटलीस्ट 50 मेंबर्स का आपको स्टार्टिंग में क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। ठीक है, एक और चीज, अगर ये पास हो गया, मान लो कि अगर ये पास हो गया तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको मस्ट रिजाइन करना पड़ेगा, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। इट इज मस्ट फॉर देम टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना ही पड़ेगा अगर ये मोशन पास हो जाता है तो, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल 75 में क्या लिख रखा है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब जो मिनिस्टर्स है वो तब तक ही ऑफिस एंजॉय करेंगे जब तक उनके पास हाउस का कॉन्फिडेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? लोकसभा उनको रिमूव कर सकते हैं ऑफिस से नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। और कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए उनको ये पास करने के लिए? एटलीस्ट 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए स्टार्टिंग में। और अगर ये मोशन पास हो जाता है लोकसभा में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, कहाँ से? ऑफिस से। ठीक है, तो ये हमारा किसके बारे में होगा? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। एक और हमारा मोशन आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मोशन है, जिसको बोलते हैं सेंसर मोशन। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन में काफी ज्यादा लोगों को क्या रहता है? डाउट रहता है। देखो, नॉन कॉन्फिडेंस मतलब आपको कॉन्फिडेंस, मतलब हाउस को आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि आप सरकार चला सकते हो। ठीक है, तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब ऐसे समझो, सेंसर होता है निंदा करना। ठीक है, हिंदी में समझो निंदा करना मतलब आपका नॉर्मल किसी भी पॉलिसी पे आपकी जो हाउस है वो मतलब निंदा कर रहा है या आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज ही समझ लो, सेंसर मोशन क्रिटिसाइज करने के लिए होता है। ठीक है, और इसको लाने के लिए, जब भी सेंसर मोशन आएगा उसको लाने के लिए सबसे पहले आपको रीजन बताना होगा कि आप इसको क्यों ला रहे हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेट करना पड़ेगा क्या रीजन। सबसे पहले आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आप इसको क्यों ला रहे हो। लेकिन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए आपको कोई रीजन नहीं बताना पड़ेगा, नोट टू स्टेट रीजन। ठीक है, ये चीज याद रखना कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए आपको स्टेट मतलब कोई भी रीजन बताने की जरूरत नहीं है कि आप इसको क्यों ला रहे हो। ठीक है, और ये केवल और केवल किसके अगेंस्ट ला सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही ये लाया जा सकता है। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही लाया जा सकता है ओनली, इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं लाया जा सकता। इसीलिए जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो सारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिजाइन करना पड़ेगा। सेंसर मोशन जो होता है वो क्या है? सबसे पहले तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, हमने केवल अभी यही बात की है। दूसरी चीज, ये किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आ सकता है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आ सकता है और पूरी काउंसिल के अगेंस्ट भी आ सकता है। ठीक है, ये दोनों के अगेंस्ट आ सकता है। दूसरी चीज, ये किसी भी स्पेसिफिक पॉलिसी या एक्शन को सेंसर करने के लिए होता है। ठीक है, आपने कोई पॉलिसी बनाई या फिर कोई एक्शन लिया या फिर कोई भी स्पेसिफिक पॉलिसी या एक्शन को क्रिटिसाइज करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए लाया जाता है। अगर ये लोकसभा में पास हो जाता है, अगर बाई चांस ये मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, अगर ये लोकसभा ने पास कर दिया तो याद रखना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, केवल वो निंदा प्रस्ताव है कि भाई हम आपकी निंदा करते हैं, आपने ये गलत पॉलिसी लेके आ रहे हो। ठीक है, बस इतना सा है। वो इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी हो सकते हैं। मान लो फाइनेंस मिनिस्टर का किसी को बजट ही पसंद नहीं आया तो मतलब जो भी है, मतलब मैंने गलत एग्जांपल दिया है, बट हाँ कुछ ऐसा ही कि अगर आपको कोई पॉलिसी किसी की पसंद नहीं आई तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। उसके लिए एक मोशन आता है, उसको बोलते हैं सेंसर मोशन। ठीक है, और अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मतलब आपको मतलब हाउस को आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए उसको लाने के लिए, और अगर ये पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है,
इसके अलावा एक और मोशन आता है जिसको बोलते हैं क्या, क्लोजर मोशन, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोजर मोशन। ये क्लोजर मोशन क्या होता है, क्लोजर मोशन होता है कि मान लो कि किसी भी बिल पे काफ़ी देर से डिबेट चल रही है, अब उस पर वोटिंग करवानी है, ठीक है, अब उस पर वोटिंग करवानी है, तो वही डिबेट को बंद करने के लिए और वोटिंग स्टार्ट करने के लिए ये मोशन चलाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन को ध्यान रख सकते हैं, क्लोज मतलब बात को क्लोज करो और वोट के लिए रखो उसको, अब ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो चुकी है, तो उसके लिए आता है क्लोजर मोशन। अब ये क्लोजर मोशन भी 4 टाइप का होता है, ठीक है, आपने सुना होगा ये क्लोजर मोशन भी कितने टाइप का होता है, ये 4 टाइप का होता है। सबसे पहले होता है सिंपल क्लोजर, ठीक है, सर, एक होता है सिंपल क्लोजर, एक होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, ठीक है, एक क्या होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, एक होता है कंगारू क्लोजर, एक क्या होता है कंगारू क्लोजर, और एक होता है हमारा गिलोटिन क्लोजर, ठीक है, एक होता है जिलोटिन क्लोजर, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना। तो ये 4 टाइप के क्लोजर होते हैं और मेनली ये वोटिंग पे रखने के लिए होता है कि किसी भी बात पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गया, अब उसको वोट करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग टाइप से वोटिंग की जाती है, किसी में सारे पार्ट्स को डिस्कस किया जाता है, किसी को कंपार्टमेंट्स में डिस्कस किया जाता है, और किसी को थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ हो तो सारे को मतलब वोट पे रख दिया जाता है, तो कुछ ऐसा होता है क्लोजर मोशन। तो लगभग जो इंपॉर्टेंट मोशंस है वो हमने देख लिए हैं, ठीक है, तो ये 4 मोशंस जो है ये हमने देख लिए हैं। आज के बाद ये आपके कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए, क्लोजर मोशन, सेंसर मोशन, और उसके बाद आ गया हमारा कॉलिंग अटेंशन, एडजॉर्नमेंट और नॉन कॉन्फिडेंस, ठीक है, 5 हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब बोलता है कि हमारा जो म्यांमार का बॉर्डर है वो कौन कौन सी कंट्री शेयर करती हैं, ठीक है, म्यांमार के बॉर्डर से कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं। ये देखो, ये हमारा किसका मैप है, म्यांमार का मैप है, किसका मैप है, म्यांमार का मैप है, यही हमसे पूछा था, ठीक है, तो ये कौन कौन सी कंट्री इसको सराउंड करती है, देखो यहाँ से बांग्लादेश कर रही है, यहाँ से इंडिया कर रही है, यहाँ से चाइना कर रही है, यहाँ से कौन सी कंट्री है, लाओस भी कर रही है, ठीक है, लाओस भी कर रही है, थाईलैंड भी कर रही है, ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री हैं, ये टोटल 1 2 3 4 5 कंट्रीज हैं जो म्यांमार को सराउंड कर रही है। कौन कौन सी, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस और थाईलैंड, ठीक है, लाओस और थाईलैंड, ये 5 कंट्रीज हैं जो म्यांमार को सराउंड कर रही हैं। इसके अलावा कोई भी कंट्री नहीं है जो इसको सराउंड कर रही है। इसके जस्ट साउथ में कौन सा सी है, अंडमान सी है, और फिर यहाँ पे क्या आ जाते हैं हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसके देखो ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में नहीं निकलती है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, देखो ये म्यांमार इधर रह गया तो इधर ही है, ये सारा नीचे का एरिया किसका है, ये सारा नीचे का एरिया किसका है, ये थाईलैंड का एरिया है, और गल्फ ऑफ थाईलैंड में जो म्यांमार है वहाँ की जो बाउंड्री है वो नहीं है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, म्यांमार के मैप के बारे में। तो अभी हमने देख लिया कि म्यांमार के मैप में हमने देखा थाईलैंड से सराउंड करता है, लाओस से सराउंड करता है, और किससे सराउंड करता है, और किससे सराउंड करती है कंट्री, बस इन्हीं 2 से सराउंड करती है, ना कंबोडिया से करती है ना वियतनाम से करती है, क्योंकि और कौन सी कंट्री करती है, इंडिया से करती है, चाइना से करती है और बांग्लादेश से करती है, इन 3 कंट्रीज से करती है, और थाईलैंड और लाओस से करती है, ठीक है। तो 3rd और 4th से नहीं करती है, तो आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है, आंसर क्या आ गया, सी, तो यही से सराउंड करती है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोलता है कि यू इंडियन प्लान टू ट्रेवल नॉर्थ ईस्ट, आपने नॉर्थ ईस्ट जाने का प्लान किया, ठीक है, हम जा रहे हैं, आप सोच रहे हो कि आप हाटो स्टेट में जाओगे नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, उसके बाद आपको पता चला कि आपको एक इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, एक वीज़ा की तरह होता है उन स्टेट्स को विजिट करने के लिए। तो आपको कितनी जगह पे मतलब कहाँ पे आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत नहीं है, कितनी जगह पे आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि आपने ये ऐसे ऐसे मैप देखा होगा नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, ऐसे ऐसे मैप देखा आपने नॉर्थ ईस्ट का, तो जो ये मैप है ना, इसमें ये जो स्टेट्स हैं जैसे कि अरुणाचल, इधर नागालैंड है, इधर मणिपुर है, इधर मिजोरम है, केवल और केवल इन 4 स्टेट्स में आपको क्या लेना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। केवल और केवल इन 4 स्टेट्स में इनर लाइन परमिट लगता है और इधर वाली स्टेट्स में इनर लाइन परमिट नहीं लगता है, ठीक है। तो नागालैंड में इनर लाइन परमिट लगता है, मिजोरम में लगता है, मणिपुर में लगता है, त्रिपुरा में इसका मतलब नहीं लगता। तो ये जो स्टेट होगी यहाँ पे क्या लगेगा, इनर लाइन परमिट नहीं लगेगा। सीधी सी बात है, बस केवल ये याद रखनी है कि लास्ट में जितनी भी स्टेट्स है ना वहाँ पे इनर लाइन परमिट लगता है और अदर स्टेट्स में नहीं लगता, तो त्रिपुरा में नहीं लगता होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। सिंपल सी चीज है। अब आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 79 क्या बोलता है, आईएचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स वर डेवलप्ड एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द कन्वेंशन इन नगोया इन 2015।
इसने बोला कि आईएचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो थे वो नगोया जब प्रोटोकॉल हुआ तब अडॉप्ट किए गए थे 2015 में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, अगर आपने इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंदर 2 प्रोटोकॉल काफी ज्यादा फेमस हुए हैं, एक हुआ कार्टेजिना प्रोटोकॉल और एक हुआ नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल हुआ है ये हुआ 2000 में, और जो नगोया प्रोटोकॉल हुआ है ये हुआ 2010 में। ठीक है, और ये नगोया प्रोटोकॉल जो हुआ है 2010 में हुआ है, ये किसके लिए हुआ है, ताकि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो सके, जो भी उससे बेनिफिट आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हुआ था नगोया प्रोटोकॉल। और उसके साथ ही नगोया प्रोटोकॉल तो हुआ था, उसके साथ में ही एक और चीज आई थी, आईएचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। आईएचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स का दूसरा नाम था स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी। स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से लेकर 2020 तक के ये टारगेट्स रखे गए थे। इसमें टोटल कितने टारगेट्स थे, 20 टारगेट्स में रखे गए थे। ठीक है, जिनको आईएचई टारगेट्स का नाम दिया गया था, इनको स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी भी बोला गया था। 2011 से 20 तक के टारगेट्स रखे गए थे, नगोया प्रोटोकॉल के टाइम पे ही ये आए थे। ठीक है, तो इसने बोला है कि जो नगोया प्रोटोकॉल है वो 2015 में हुआ है, तो स्टेटमेंट पहले ही रॉन्ग होगी। ठीक है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, लेकिन आपको स्टैटिक पता है तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, दे आर इंटेंडेड टू हेल्प कंट्रीज मेजर देयर प्रोग्रेस इन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्या कर रहे हैं, इनका इंटेंशन है कि जो कंट्रीज हैं उनकी प्रोग्रेस जो है उनमें हेल्प करें, ताकि जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो ना हो सके। बिल्कुल, तो ये यही करना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं, इंडिया बिकेम द फर्स्ट अमंग द बायोडाइवर्सिटी रिच मेगा डाइवर्स कंट्रीज टू हैव सबमिटेड ए नेशनल रिपोर्ट। बिल्कुल, इंडिया पहली कंट्री बनी थी बायोडाइवर्सिटी रिच मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से जिन्होंने अपनी नेशनल रिपोर्ट सबमिट की है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल आपको पता चल गया कब आया था। अब मैंने बताया कि जो नगोया प्रोटोकॉल आया था वो आया था यूएन कन्वेंशन फॉर कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंडर। ठीक है, याद रखना, ये जो यूएन कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी है ये भी क्या है, एक लीगली बाइंडिंग है। ये क्या है, एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये, लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। इसमें मेनली क्या है, 3 टारगेट्स हैं। 3 टारगेट्स में क्या है, सबसे पहले तो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। दूसरा क्या है, सस्टेनेबल यूज। दूसरा क्या है, सस्टेनेबल यूज करना है हमें किसका, कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। और तीसरा है हमें क्या करनी है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करनी है। तीसरी हमें क्या करनी है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करनी है किसकी, जेनेटिक रिसोर्सेज की। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। 3 चीजें हैं इसके मेन टारगेट्स, 3 पिलर्स हैं इसके। ठीक है, यूएन कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, लगभग सारी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर दिया, लेकिन याद रखना यूएस ने इसको साइन तो कर दिया है, यूएस ने इसको साइन तो कर दिया लेकिन इसको रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, यूएस ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। और ये इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है, आपको मैंने बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में बताया। इसका जो सेक्रेटरीट है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में है। ठीक है, और ये किसके अंडर ऑपरेट करता है, यूएनईपी के अंडर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर ये ऑपरेट करता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल तो जेनेटिक रिसोर्सेज के इक्विटेबल शेयरिंग के लिए था, तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल किसके लिए था, ये बायोसेफ्टी के लिए था। किसके लिए था, बायोसेफ्टी के लिए था। और ये मतलब 2000 में आया था, लेकिन ये फोर्स में कब आया था, 2003 में। फोर्स में कब आया था, 2003 में। और जो नगोया प्रोटोकॉल है ये फोर्स में कब आया था, याद रखना 2014 में। कब आया था नगोया प्रोटोकॉल, फोर्स में कब आया था, 2014 में ये फोर्स में आया था। तो ये सारी चीजें जो आपको याद रखनी है। और इंडिया ने नगोया प्रोटोकॉल को, या फिर सॉरी बायोडाइवर्सिटी एक्ट को इंडिया ने कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी को इनेक्ट करने के लिए इंडिया ने कौन सा एक्ट लेके आए हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, याद रखना इस एक्ट को इंडिया ने भी साइन कर रखा है, और इसको इनेक्ट करने के लिए इंडिया में कौन सा एक्ट बनाया गया है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, और समटाइम्स क्या हो जाता है, मेरे मुंह से मैं बोलना कुछ चाहती हूँ और लास्ट में दिखता है कि कमेंट्स आते हैं कि मैं पता नहीं बोली कुछ और गई हूँ, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ह्यूमन एरर होते हैं। बोलना समटाइम्स मैं कुछ चाहती हूँ और बोल कुछ जाती हूँ, तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कितना बोल रही हूँ। ठीक है, तो छोटी मोटी गलतियां प्लीज माफ कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 79 और 79 में इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे।
इसने बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेज आर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस कैप। आइस कैप के मेल्टिंग के क्या क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। सी लेवल राइज हो सकता है, कोस्ट समर्ज हो सकते हैं, मैराइन इकोसिस्टम डिग्रेड हो सकता है, आर्कटिक मीथेन रिलीज हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं था, सारी चीजें हो सकती हैं। आ जाते हैं 81 पे। बोल रखा है कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बताने की कौन सी करेक्ट है। सबसे पहले बोला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम एंड म्युनिसिपैलिटी सिस्टम इन इंडिया। ये बोला है कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया था। एक चीज ध्यान रखना, पंचायती राज सिस्टम पहले भी इंडिया में टिट एंड बिट्स में मतलब हियर एंड देयर यूज हो रहे थे, मतलब चल रहे थे पंचायती राज सिस्टम। लेकिन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, लेकिन इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि इंट्रोड्यूस तो वो पहले ही थी। ठीक है, तो उनको एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में उसको दे दिया। तो ये स्टेटमेंट तो क्या होगी, हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एटलीस्ट 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट एट ओल्ड लेवल। कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि एटलीस्ट 33% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन का होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट में सारे एक लेवल पे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, वो होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, बी। ये चीज आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। ठीक है, कि इंडिया में जो पंचायती राज सिस्टम था वो पहले ही इंडिया में आंध्र प्रदेश वगैरह में चल रहा था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। ऑयल स्पिल के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, ऑयल स्पिल्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले मास डेथ, अगर ऑयल स्पिल हो गया तो मास डेथ हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कोरल ब्लीचिंग भी हो सकती है और मैराइन लाइफ सफोकेट भी हो सकती है। तो सारी चीजें हो सकती है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या आ जाता है, डी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, सॉरी 83 पे। 83 क्या बोलता है, हमें प्लेसेस बताने नॉर्थ से लेके साउथ में, मतलब नॉर्थ से साउथ में बताने कि कहाँ पे है ये। पोर्ट सैड, ग्रेट बीटर लेक, लिटिल बीटर लेक और लेक तिम्सा। ठीक है, आपने ये ऊपर वाले 3 सुने होंगे, लेकिन ये 4th वाला जो है मेरे ख्याल से आपने नहीं सुना होगा। ये देखो, ये सारे क्या है, हमारे मैप है। हमसे पूछा था पोर्ट सैड कहाँ पे, देखो बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी पे इजिप्ट में क्या है, पोर्ट सैड है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, लेक तिम्सा। उसके बाद हमारा क्या आता है, लेक तिम्सा, क्योंकि हमें क्या बताना था, नॉर्थ से लेके साउथ में बताना था। और ये सारे किस पे हैं, सिनाई पेनिनसुला पे, सिनाई पेनिनसुला पे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या, ग्रेट बीटर लेक। उसके बाद ये जो छोटे वाला है ना, इसको बोलते हैं लिटिल बीटर लेक। ठीक है, ये क्या है, लिटिल बीटर लेक। तो ये ग्रेट बीटर लेक है, ये लिटिल बीटर लेक है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, स्विज पोर्ट आ जाता है, यहाँ पे स्विज बे आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि कहाँ पे क्या चीज आती है। ये सारी जगहें कहाँ पे हैं, इजिप्ट में। तो आपने नॉर्थ से साउथ देख ली। सबसे ऊपर है पोर्ट सैड, उसके बाद है लेक तिम्सा, उसके बाद है ग्रेट बीटर लेक, उसके बाद है लिटिल बीटर लेक। ठीक है, तो ये 4 ही चीजें हमसे पूछी थी। तो देख लेते हैं अब क्वेश्चन में जाके। तो ये देखो, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, पोर्ट सैड सबसे नॉर्थ में, तो जो फर्स्ट है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, फर्स्ट है सबसे पहले आएगा, फिर आएगा लेक तिम्सा, फिर आएगा क्या, ग्रेट बीटर लेक, और फिर आएगा लिटिल बीटर लेक। अब ये चारों पोजीशंस आपको हमेशा के लिए क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। जेट स्ट्रीम के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, जेट स्ट्रीम्स के बारे में बताना है। सबसे पहले बोला गया है कि द प्राइमरी रीजन फॉर द जनरेशन ऑफ स्ट्रीम इज द नॉर्थ साउथ टेम्परेचर ग्रेडियंट विच क्रिएट्स ए कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर ग्रेडियंट। देखो, जेट स्ट्रीम्स जो है क्रिएट होती हैं, सबको पता है कि थर्मल ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट 2 के कारण ही ये क्रिएट होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि प्राइमरी रीजन तो यही होता है। सेकंड है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ रोटेशन। बिल्कुल, जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स है वे मेनली अर्थ के रोटेशन से क्रिएट होते हैं, और जो पोलर जेट स्ट्रीम्स है वो मेनली क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस से क्रिएट होती है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। थर्ड है जेट स्ट्रीम्स इन्फ्लुएंस द पाथ ऑफ साइक्लोन्स। बिल्कुल, जेट स्ट्रीम जो है जो साइक्लोन्स है उनके पाथ को भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। ये स्टेटमेंट भी क्या हमारी करेक्ट है। तो ये सारी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा डी। इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। अब आ जाते हैं किस पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और याद रखना, हाँ, एक होती है मतलब जब भी जेट स्ट्रीम्स का वर्ल मूवमेंट या मेंडरिंग मूवमेंट होता है ना, किसका, जेट स्ट्रीम्स का। जेट स्ट्रीम्स का जब क्या होता है, मेंडरिंग मूवमेंट होता है, या फिर क्या होता है, वर्ल मूवमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्ल मूवमेंट या मेंडरिंग मूवमेंट जब भी जेट स्ट्रीम करती हैं उसको बोलते हैं रोसबी वेव्स।
आपने रोसबी वेव्स का नाम सुना होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रोसबी वेव्स किसको बोलते हैं, ट्रॉपिकल विंड्स को किसको बोलते हैं, याद रखना जब भी जेट स्ट्रीम मेंडर करती हैं या वर्ल्ड मूवमेंट उनका होता है उसको बोलते हैं रोसबी वेव्स। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोलते हैं, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, लिडार टेक्नोलॉजी। अगर आपने हमारे पहले वाले करंट अफेयर्स किए हैं तो आपको ये क्वेश्चन आता ही होगा। ठीक है, मैं बार बार इसको एग्जेजरेट नहीं करूंगी। लिडार क्या होता है, लिडार इज ए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो लाइट का यूज करती है पल्स लेजर का रेंज या डिस्टेंस को मापने के लिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है लिडार इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपली कंसिस्ट ऑफ, उसमें एक लेजर होती है, एक स्कैनर होता है और एक जीपीएस रिसीवर होता है। बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर द मोस्ट कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म फॉर एक्वायरिंग लिडार डेटा ओवर ब्रॉड एरियाज। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है, तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाता है, डी। टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन है, ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आ गया डी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 86 पे, कि बोल रखा है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और डीएनए क्या होता है, ये हमें बताना है। सबसे पहले बोल रखा है कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो क्या होते हैं, यहाँ पे डीएनए टाइटली कोइल्ड होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उसी को बोलते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है डीएनए का, उसको ही बोलते हैं। बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है, डीएनए। डीएनए क्या होता है, हेरिडेटरी मटेरियल होता है। बिल्कुल ये भी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, इसका आंसर भी हमारा क्या हो गया, डी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। CO2 के बारे में बताना। CO2 इज ए ग्रीन हाउस गैस। यस, CO2 ग्रीन हाउस गैस है। द कैप्चर्ड CO2 कहाँ पे यूज हो सकते हैं, देखो कैन बी यूज साइंस में कहीं भी हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग में, फार्मा में, कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल में, बायोफिल प्रोडक्शन में, कहीं भी हो सकता है, तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाता है, डी। ठीक है, आंसर क्या हो गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। अभी हमें बताना है क्या, कौन से स्टाइल के टेम्पल, नॉर्दर्न स्टाइल के टेम्पल और साउदर्न स्टाइल के टेम्पल। अगर आपने हमारी हिस्ट्री की सीरीज नहीं देखी है तो अब भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने बिल्कुल अच्छे से सारे कंसेप्ट उसमें भी करवाए हुए हैं। अगर आपने हिस्ट्री के लेक्चर्स अब तक हम पहली बार हमारे चैनल पे आए हो नए, तो प्लीज़ एक बार जाके सारी प्लेलिस्ट चेक करो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो चलिए नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स और साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल के बारे में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले है कि नगारा स्टाइल इज फॉलोड इन नॉर्दर्न रीजन वेयर एज द्रविड़ा स्टाइल इज फॉलोड इन साउदर्न रीजन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि तभी तो उनके नाम रखे गए हैं। ठीक है, नगारा स्टाइल नॉर्थ में होता है और ये साउथ में होता है। अनलाइक द डिवोटियन स्टाइल, द नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल्स हैव मल्टीपल शिखरास राइजिंग टुगेदर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नॉर्दर्न टेम्पल्स में क्या होते हैं, मल्टीपल शिखरा होते हैं जो एक साथ उठते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। टेम्पल्स के बारे में ये स्टेटमेंट्स हैं। तो ये देखो, ये हमारा कौन सा टेम्पल है, ये हमारा है नगाड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर। ठीक है, नगाड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर है। और आप ये देखो कि कौन सा है, ये देखो सबसे पहले इसमें कैसे कैसे ये टेम्पल जो है वो बना हुआ है। सबसे पहले ये टेम्पल जो है किसी प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, जगती बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जगती बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फिर क्या बने हुए हैं, मंडप्स बने हुए हैं। फिर क्या हुए हैं, अलग अलग मंडप्स बने हुए हैं। मंडप्स मतलब हॉल। देखो सबसे पहले ये क्या है, सबसे पहले मंडप बना हुआ है ये वाला। फिर है एक महामंडप बना हुआ है, ग्रेट हॉल जिसको बोलते हैं। ठीक है, अंतरला क्या होता है, जो गर्भागृह होता है और जो मंडप होता है उसके बीच का जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, अंतरला बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे ऊपर क्या रखा जाता है, कलश रखा जाता है। उसके नीचे क्या होता है, ये वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं, अमलका बोलते हैं। ये जो अलग अलग शिखर्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं, शिखरा बोलते हैं। और देखो मल्टीपल शिखर एक साथ उठ रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न स्टाइल के आर्किटेक्चर में होता है। और ये क्या है, टोटल गर्भागृह है। और इसके गर्भागृह के चारों तरफ चक्कर लगाने की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ या फिर सर्कमबुलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, देखनी है। ये कौन सा टेम्पल स्टाइल आर्किटेक्चर है, ये नॉर्दर्न या फिर नगारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो ये क्या क्या चीजें कहाँ पे हैं ये आपने देख ली है इसके हिसाब से। ये देखो, ये मेनली कौन सा टेम्पल है, ये द्रविड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर टेम्पल है। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, शिखर होता है। ये पूरा एक विमान होता है। ठीक है, जिसमें एक सिंगल वो होती है, क्या मतलब एक गर्भागृह के ऊपर जो होता है वहीं पे मल्टीपल मतलब सिंगल टावर बनता है। ठीक है, ये यहाँ का गर्भागृह है। ठीक है, आगे क्या होता है, मंडप होता है और सामने क्या होता है, गोपुरम होता है। ठीक है, मेन गेटवे जो होता है, तो ये होता है कौन सा, द्रविड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर मेनली। ठीक है, तो आपने नॉर्दर्न स्टाइल देख लिया, साउदर्न स्टाइल देख लिया।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 88 हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, 89 पे। 89 क्या बोलता है, कैरेबियन सी से पूछ रखा है कि किसका बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है, कौन सा शेयर करते हैं बॉर्डर किससे, कैरेबियन सी से, ठीक है। तो ये देखो हमसे पूछी गई थी कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो कैरेबियन सी को सराउंड करती हैं। ये है हमारा कैरेबियन सी, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कौन सी कंट्री है, वेनेजुएला कंट्री है यहाँ पे, ठीक है। बार्सिलोना क्लब आपने सुना होगा, ठीक है। कराकस एक जगह का नाम है, ठीक है। मारासिएबो एक वेनेजुएला में एक वो है, मारासिएबो ये एक लेक टाइप है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, ठीक है। मतलब लगभग हर सेकंड में यहाँ पे मतलब लाइटनिंग होती है, इतनी ज़्यादा लाइटनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है लेक मारासिएबो, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये वेनेजुएला का लेक है एक, ठीक है। फिर आता है देखो, एक ये कंट्री होगी कौन सी, वेनेजुएला, जिसको कैरेबियन सी सराउंड, मतलब जो कैरेबियन सी को सराउंड करती है। फिर कौन सी है, कोलंबिया। फिर कौन सी है, पनामा, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, निकारागुआ। उसके बाद कौन सी है, होंडुरस। उसके बाद कौन सी है, बेलिजे। उसके बाद कौन सी है, मैक्सिको, क्यूबा, ठीक है। देखो यूएस से ऊपर रह गई, वो कैरेबियन सी को सराउंड नहीं कर रही है, कैरेबियन सी को यही सराउंड कर रही है, ठीक है। फिर ये रेंज होगी कौन सी, ग्रेटर एंटिलीज रेंज कहाँ पे है, हयाती यहीं पे है, ठीक है। डोमिनियन रिपब्लिक यहीं पे है, प्यूर्टो रिको, वर्जिन आइलैंड्स, और ये बहुत सारे आइलैंड्स जो भी यहाँ पे है, ठीक है। डोमिनिका आपने कहीं पे पढ़ी होगी कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे और कौन से आइलैंड्स है, लीवर्ड आइलैंड यहाँ पे है, ठीक है। अगर इसके नॉर्थ में जाएंगे तो कौन सा ओशन आ जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन आ जाएगा। कौन सा ओशन आ जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन आ जाएगा। केमन आइलैंड, ठीक है, काफी ज्यादा फेमस है केमन आइलैंड, कहाँ पे है, यहाँ पे हवाना, क्यूबा की कैपिटल आपने देख ली यहाँ पे, ठीक है। तो ये लगभग जो चीज है ना ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साइड में क्या आ जाता है, इधर पैसिफिक ओशन आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी कौन कौन सी कंट्रीज इसको सराउंड करते हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री, देखो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में 2 कंट्रीज जो है वो उसको सराउंड नहीं करती है, कौन सी, एक तो रहेगी एल साल्वाडोर और एक होगी कौन सी, गुटेमाला, ठीक है। गुटेमाला भी करती है, ठीक है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये गुटेमाला भी इसको सराउंड करती है कि नहीं करती है, ठीक है। एल साल्वाडोर तो इधर की तरफ है तो गुटेमाला शायद करती है, ठीक है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है एक बार अच्छे से चेक करके कि क्या गुटेमाला भी कैरेबियन सी को सराउंड करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये सराउंड करती है, इसका मतलब जो अमेरिका है वो इसको सराउंड नहीं करता है। तो ये देखो इसने बोल रखा है कि कैरेबियन सी से कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं वो सराउंड करती हैं। तो देखो मैक्सिको भी देखा था, यूएसए नहीं था, वेनेजुएला था, कोलंबिया था, ठीक है। तो 1, 3 और 4 थे, सेकंड नहीं था, तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ गया, सी। और जो मैंने पूछा है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 के बोलता है कि सबसे पहले वो फाउंडर थे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के, ठीक है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी कब बनी थी, 1884 में। कब बनी थी, 1884 में। और उन्होंने एक स्लोगन दिया था जिसका नाम था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अगर आपने अब तक क्वेश्चन नहीं किया तो फिर एक काम करो, किताब बंद कर दो या फिर वीडियो बंद कर दो और चले जाओ यहाँ से, ठीक है। अगर आपने अब तक ये इस क्वेश्चन का मतलब वैसे ही आपके दिमाग में नहीं आ गया, ठीक है। ऑल इंडिया होम रूल लीग उन्होंने फाउंड की थी, 6 साल उन्होंने मेंडले की जेल में गुजारे थे। कब से कब तक, 1908 से लेके 14 तक उन्होंने गुजारे थे। तो किसके बारे में बात चल रही है, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात चल रही है, ठीक है। और मेनली दक्कन एजुकेशन जो सोसाइटी उन्होंने स्टार्ट की थी वो पीपल को एजुकेट करने के लिए स्टार्ट की थी ताकि वो इंग्लिश एजुकेशन सीख सकें। क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो सोचते थे कि वो, उनका ऐसा बिलीव था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है, इंग्लिश है, वो पावरफुल फोर्स है लिबरल और डेमोक्रेटिक आइडियल्स के लिए, ठीक है। और इनके 2 न्यूज़पेपर भी आपने सुने होंगे, एक तो केसरी, ठीक है, जो कि किस में था, मराठी में था। एक था महारता, ये किस में था, ये इंग्लिश में था, ठीक है। 2 इनके न्यूज़पेपर थे। इसके अलावा 2 बुक्स भी इन्होंने लिखी हुई हैं। एक तो ये न्यूज़पेपर हो गए केसरी और महारता, 2 बुक्स भी इन्होंने लिखी हुई हैं। एक का नाम है गीता रहस्य, और दूसरी का नाम है आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ये 2 बुक्स इन्होंने लिखी हुई हैं, ठीक है। जेल में मैंने बता दिया ये 6 साल तक गए थे, 1908 से लेके 14 तक, ठीक है। और ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हैं किसके, फेरुजियन कॉलेज के, फेरुगसन कॉलेज के, ठीक है। उसके भी ये फाउंडिंग मेंबर है, जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू ही एस्टेब्लिश हुआ था। कब, 1885 में। कब, 1885 में, कहाँ पे, पुणे में, ठीक है। और इनकी डेथ कब हो गई थी, याद रखना, इनकी डेथ हो गई थी कब, ये 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। 1 अगस्त 1920 को इनकी डेथ हो गई थी। इंडियन होम रूल लीग भी इन्होंने स्टार्ट की थी। कौन सी, इंडियन होम रूल लीग भी इन्होंने स्टार्ट की थी। कब, 1916 में इन्होंने स्टार्ट की थी,
ठीक है। और इन्होंने इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है उसको ज्वाइन कब किया था, 1890 में किया था। कि इन्होंने कभी किसी कांग्रेस मतलब सेशन को, मेरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कभी प्रेसिडेंट रहे, कभी प्रिसाइड किया, कभी नहीं। बाल गंगाधर तिलक जी ने कभी भी कांग्रेस को प्रिसाइड नहीं किया है, ठीक है। और इनको जाना जाता है कि इन्होंने 2 फेस्टिवल्स का यूज किया था नॉर्मल पब्लिक को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने के लिए, नेशनल मूवमेंट में इंक्लूड करने के लिए। एक था गणेश फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी, जो 1893 में इन्होंने यूज किया था, और फिर एक किया था शिवाजी फेस्टिवल जो 1895 में इन्होंने यूज किया था, ठीक है। तो इसीलिए जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो जाने जाते हैं, और ये किस में थे, एक्सट्रीमिस्ट में थे। लाल, बाल, पाल, ये तीनों किस में थे, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लिए थे। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बताना है। सबसे पहले है इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल उससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है। लेक ऑफ क्वालिटी मेडिसिन, उससे भी हो सकता है। एनिमल हस्बेंड्री, अगर वहाँ पे आप अलग अलग टाइप की मेडिसिन का या फिर ड्रग का यूज कर रहे हो तो वो भी ह्यूमंस में जाएंगी, क्योंकि हम उनका दूध वगैरह पीते हैं। फिर अब पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, बिल्कुल, तो उससे भी हो सकता है। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बताना है। इसके बारे में बताना है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसमें बोल रखा है कि ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है इसका किससे रिलेटेड मामलों में, जितने भी सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं उनमें। लेकिन क्या क्या इससे बाहर रखा गया है, क्या क्या इससे बाहर रखा गया है, इसकी उससे बाहर रखा गया है, ठीक है। तो हमसे वो क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखना, मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ऑफिसर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, ये तीनों ही इससे बाहर रखेंगे। लेकिन हाई कोर्ट नहीं रखा गया, याद रखना, हाई कोर्ट इससे बाहर नहीं रखा गया। ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेज एंड सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, ये तीनों इससे बाहर रखे गए इसके परव्यू से। तो 1, 2 एंड 4 इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। इसका आंसर हो गया सी। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ना, 1 सेकेंड, मैं क्या बता रही थी, सबसे पहले तो जो ट्रिब्यूनल्स का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले जो ट्रिब्यूनल्स का कंसेप्ट है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स का जो कंसेप्ट है वो था ही नहीं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था, उसमें जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसको ऐड किया गया। और कौन सा पार्ट ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 14, ठीक है। पार्ट 4, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, पार्ट 14A उसमें ऐड किया गया, ठीक है। कौन सा पार्ट ऐड किया गया उसमें, पार्ट 14 ऐड किया गया, पार्ट 14A ऐड किया गया, ठीक है। और उसके अंडर 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए। एक तो आर्टिकल था 323A, ठीक है। एक था आर्टिकल 323B, ठीक है। अब जो आर्टिकल 323A था, ये किसके लिए था, ये जितने भी पब्लिक सर्विसेज के मैटर हैं उनके लिए था, पब्लिक सर्विसेज के मैटर्स के लिए था ओनली। ये किसके लिए था, पब्लिक सर्विसेज के जो मैटर है उनके लिए था। और ये किसके लिए था, सबके लिए था। और जो मैटर बच गए उनके लिए आर्टिकल 323 के अंडर जो ट्रिब्यूनल्स है वो जो पार्लियामेंट है वो बना सकती है, ठीक है। इसमें याद रखना, इसमें केवल और केवल पार्लियामेंट जो थी वो ट्रिब्यूनल बना सकती है। पब्लिक सर्विसेज मैटर के लिए केवल और केवल जो ट्रिब्यूनल बनेगा आर्टिकल 323A के अंडर, वो कौन बना सकती है, केवल और केवल पार्लियामेंट बना सकती है, ठीक है। केवल और केवल पार्लियामेंट बना सकती है। अब 2016 की बात करें तो 2016 में जो स्ट्रेंथ थी वो थी, एक चेयरपर्सन थे हमारे और 65 मेंबर्स थे। कितने इसमें कितने थे, 65 मेंबर्स थे। अब जो चेयरपर्सन है उनकी एज का जो लिमिट है वो है 6:65 और जो मेंबर्स हैं उनकी एज का जो वो है 6:62, ठीक है। अब इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट है वो किसके रिकमेंडेशन पे करेंगे, याद रखना प्रेसिडेंट भी रिकमेंडेशन पे करेंगे। किसके रिकमेंडेशन पे, एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे जिसको कौन चेयर करेगा, जिसको चेयर करेंगे सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन करेंगे, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेंगे, जिनको जो हमारे CGI हैं वो क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे,
ठीक है। तो उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बैठेगी, वो रिकमेंड करेगी, फिर अप्रूवल लास्ट में कौन देगा कि यस ये बनाना है कि नहीं बनाना है, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट क्या करेगी, इसको अप्रूवल देगी कि ये जो ट्रिब्यूनल है ये हमें बनाना है कि नहीं बनाना है, किसके अंडर, आर्टिकल 323 के अंडर। ठीक है, हमने कुछ चीजें देख ली इसके बारे में। उसके अलावा अगर बात करें, एक और चीज ध्यान रखना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वैसे एस्टेब्लिश कब किया गया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये आर्टिकल 23 में पार्लियामेंट ही कर सकती है, केवल मल्टी मेंबर बॉडी है, चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और याद रखना 2006 में अमेंडमेंट किया गया था, 2006 में अमेंडमेंट किया गया था, और उसमें ये बोला कि जो भी मेंबर्स है ना ट्रिब्यूनल्स के जो भी मेंबर्स होंगे उनको किसका स्टेटस मिल जाएगा, उनको जो भी हाई कोर्ट के जज हैं उनके इक्वल स्टेटस उनको दे दिया गया। 2006 में अमेंडमेंट किया गया और हाई कोर्ट के जज के इक्वल जो उनके मेंबर्स हैं उनका स्टेटस कर दिया गया। पहले क्या था देखो 1997 में एक चंद्र कुमार केस आता है। कौन सा केस आता है, एक चंद्र कुमार केस आता है। उसमें क्या बोला गया 1997 में कि सब पहले क्या होता था कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की जो अपील्स थी वो डायरेक्ट कहाँ जाती थी, सुप्रीम कोर्ट में जाती थी, वो हाई कोर्ट्स में नहीं जाती थी। लेकिन 1997 में क्या हुआ कि जो अब क्या हो गया है कि 1997 के बाद सबसे पहले अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से कोई अपील जाएगी तो सबसे पहले वो हाई कोर्ट में जाएगी और फिर वो कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चंद्र कुमार केस 1997 में हुआ और उसने क्या बोला कि सबसे पहले अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से अगर कोई अपील जाती है तो सबसे पहले वो हाई कोर्ट में जाएगी और उसके बाद वो कहाँ पे जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। ठीक है, तो वो डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती है। और एक और चीज, जो ये ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये याद रखना, किसी भी सिविल प्रोसीजर कोड जो होता है, सिविल प्रोसीजर कोड जो नॉर्मल यूज करते हैं 1908, उसको फॉलो नहीं भी कर सकते, उससे बाउंड नहीं है। मेनली ये किसके ऊपर काम करती है, नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करते हैं ट्रिब्यूनल्स। किसके ऊपर काम करते हैं, मेनली गाइडेड होते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से। किसी प्रोसीजर से, जो भी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है उससे बाउंड ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। ऐसे ही ये तो हो गया हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसके अलावा ऐसे ही हमारा कौन सा बनता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनता है। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भी जो मेंबर्स होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसकी कंसल्टेशन के बाद, गवर्नर की कंसल्टेशन के बाद। ठीक है, ऐसे ही बनता है ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, 2 या 2 से ज्यादा के स्टेट्स के लिए बनता है। इनमें भी जो है वो कौन अपॉइंट करता है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, दोनों स्टेट्स या तीनों स्टेट्स की गवर्नर से कंसल्टेशन करने के बाद। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब अदर मैटर्स के लिए जो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे वो किसके अंडर बनेंगे, वो आर्टिकल 323B के अंडर बनेंगे। ठीक है, और याद रखना जो ये ट्रिब्यूनल्स है ये इनको पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, याद रखना। लेकिन आर्टिकल अभी जो पढ़ा था हमने, आर्टिकल 323A जो पब्लिक सर्विसेज मैटर के लिए था, केवल उसके अंडर कौन बना सकता है, केवल और केवल ट्रिब्यूनल्स, केवल और केवल पार्लियामेंट बना सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 323B के अंडर जिसमें अदर मैटर्स पे ट्रिब्यूनल बनेंगे उसमें पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। ठीक है, और इसमें हायरार्की ऑफ जो ट्रिब्यूनल्स है वो क्रिएट की जा सकती हैं। ठीक है, याद रखना इसमें हायरार्की ऑफ जो ट्रिब्यूनल्स है वो भी क्रिएट की जा सकती हैं, जबकि आर्टिकल 323A के अंडर कोई हायरार्की क्रिएट नहीं होगी। एक सेंटर में होगा, एक स्टेट में होगा। ठीक है, मेनली एक सेंटर में होगा, एक स्टेट में होगा ट्रिब्यूनल, कोई हायरार्की नहीं होगी। लेकिन जो आर्टिकल 323B के अंडर आप हायरार्की भी जो है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ट्रिब्यूनल की हायरार्की भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो आपको पता ही चल गया कि अगर इनके अंडर अगर अपील्स हो सकती हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के, इसका मतलब जुडिशियल रेमेडी अवेलेबल है इनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, हमारे ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो जो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट कि क्या क्या जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बाहर आता है। तो ये तीन ही है जो केवल और केवल लक्ष्मीकांत में दे रखे हैं, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के प्रीव्यू के बाहर होते हैं। ठीक है, तो तीनों हो गए, आंसर हो गया सी। आ जाते क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोलता है, 93 बोल रहा है कि फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी के अंडर कौन सा आता है।
फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? देखो, फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है घाटे को कम करना, सीधी सी बात है। फिस्कल डेफिसिट को कम करने को बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है, घाटे को कम करना। अब घाटा किससे कम होगा? मतलब हमें खर्चा कम से कम करना है, गवर्नमेंट को खर्चा कम से कम करना है। तो सबसे पहले ब्रिंगिंग मोर कंपनीज अंडर टैक्स रेंज बाय अमेंडिंग टैक्स लॉ। देखो, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अगर टैक्स रेंज के अंदर आएंगी तो ज्यादा टैक्स मिलेगा, फिस्कल कंसोलिडेशन होगा, बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग लिस्ट ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस, इसने बोला कि टैक्स जो छूट दे रहे हैं वो ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए, नहीं, टैक्स की जो छूट है वो क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, तब क्या होगा? फिस्कल कंसोलिडेशन होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है ग्रेजुअली रिड्यूसिंग सब्सिडीज ऑन फूड ग्रेन्स, हमें धीरे धीरे क्या करनी होगी? फूड ग्रेन से सब्सिडीज जो है वो कम करनी होगी, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी, ठीक है। नॉर्मल सा कंसेप्ट है। आ जाते हैं 94 पे, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम, ये हम करवा चुके हैं। मेनली इनमें इनके अंडर कौन कौन एलिजिबल है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन, लेकिन जो री एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो इसके अंडर वो अवेलेबल नहीं है। तो इसका आंसर हमारा डायरेक्ट क्या आ जाता है? ए, ठीक है। ये हम इकोनॉमिक्स में करवा चुके हैं। अगर आपने अब तक हमारी टेस्ट सीरीज इकोनॉमिक्स वाली नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। इतने अच्छे से सारी चीजें करवा चुके हैं कि आप जाके देखोगे तो आपको एक ही बार में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले है इट हैज स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क अंडर आरबीआई एक्ट 1934, बिल्कुल ये स्टैट्यूटरी और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है आरबीआई के अंडर, इसके अंडर। सेकंड है ये क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट को मतलब डिटरमाइन करते हैं जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए रिक्वायर होता है, बिल्कुल सही है। थर्ड है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ कमेटी, याद रखना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर ऑफ द आरबीआई होती है, ना कि डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारा आंसर क्या आ जाता है? ए, ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? ए। अब आ जाते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द गवर्नमेंट इज डीम्ड टू बी डिफीटेड, कहाँ पे गवर्नमेंट क्या हो जाती है? डिफीट हो जाएगी, मतलब गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाएगा। अगर मनी बिल रिजेक्ट हो जाता है तब भी बिल्कुल, अगर कट मोशन पास हो जाता है तब भी बिल्कुल, और नॉन पैसेज ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स, अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता तब भी बिल्कुल। तो अगर तीनों ही पास नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट क्या होगा? डिफीटेड मानी जाएगी, वो उसको हटना पड़ेगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी, ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 97 पे। कोडेक्स एलिमेंट्रियासिस कमीशन के बारे में बताना है। इसने बोल रखा है कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीएम क्रॉप्स डेवलपिंग दिस स्टैंडर्ड्स कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस एंड गाइडलाइंस, बिल्कुल सही लिख रखा है कि जीएम क्रॉप्स के जो स्टैंडर्ड वगैरह हैं वो ये क्या करता है? चेक करता है। तो कोडेक्स एलिमेंट्रियासिस कमीशन उसी के लिए, ठीक है। याद रखना इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। क्या है? इंडिया भी इसका मेंबर है, और इसमें टोटल कितने कंट्रीज हैं? अप्रोक्स 189 कंट्रीज है इसमें। कब ये सेटअप किया गया था? 1963 में सेटअप किया गया था। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। कौन सी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है? 1963 में एस्टेब्लिश किया था। किसने किया था? मिलके। याद रखना दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके इसको एस्टेब्लिश किया था, वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एफएओ और डब्ल्यूएचओ दोनों ने मिलकर इसको किया था, ठीक है। और ज्वाइंट फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम जो है, ज्वाइंट फूड स्टैंडर्ड जो प्रोग्राम है उसके अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? याद रखना इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? रोम में है, ठीक है। और मेनली किसके लिए है? ये कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ताकि जो फूड का जो ट्रेड हो उसमें फेयर प्रैक्टिसेस यूज हो, उसके लिए भी है ये, ठीक है। और ये मेनली रेगुलरली वंस अ ईयर जो है वो मिलता रहता है, ठीक है। ये मतलब इनकी जो मीटिंग है वो होती रहती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी करेक्ट। सेकंड है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जीएम क्रॉप, बिल्कुल कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए किसकी परमिशन चाहिए? जीईएसी की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और अभी तक इंडिया में कितनों को दिए इसने? याद रखना ओनली बीटी ब्रिंजल को ही, बीटी कॉटन को ही केवल परमिशन मिली है कमर्शियल उस पर वो करने की, और किसी को नहीं मिली है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी। उसके अलावा की बात करें ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है ये, ठीक है। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। और इसके चेयरमैन कौन है? याद रखना इसके चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं स्पेशल या एडिशनल जो सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। सेक्रेटरी जो होंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर एडिशनल स्पेशल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी जो होंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, वो इसको चेयर करेंगे। मेनली किसके अंडर होते हैं? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर होते हैं जो 1986 के अंडर आया था। इसका ये जो
UGEAC नेम कब बना था, मतलब रीनेम, पहले कुछ और नेम था, 2010 में। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, क्या है ये, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब आ जाता है कौन सा हमारा थर्ड स्टेटमेंट, GM फूड इम्पोर्ट्स रिक्वायर अप्रूवल अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 एंड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी, ठीक है। नॉर्मल सी चीजें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। बोल रखे हैं कि कौन सा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किस नेशनल हाईवे पे बना हुआ है। तो याद रखना जो ये तीनों ही स्टेटमेंट है, ये तीनों ही सही दे रखी है, तीनों ही इन्हीं हाईवेज पे बने हुए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन भी पहले भी करवा चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं। जैसे कि अगर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करूँ, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है, ये है लुधियाना से दानकुनी तक। कहाँ से कहाँ तक है, लुधियाना से दानकुनी तक। अगर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करो, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो दादरी से मुंबई तक। वो कहाँ से, दादरी से मुंबई तक है। अगर अगर आप ईस्ट वेस्ट जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करते हो, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है दानकुनी से लेके ईस्ट वेस्ट, तो वो है भूसावाल तक, ठीक है। अगर नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करो, वो कहाँ से कहाँ तक है, विजयवाड़ा से इटारसी तक है, ठीक है। अगर ईस्ट कोस्ट अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करते हो, तो वो कहाँ से, खड़गपुर से लेके कहाँ तक है, विजयवाड़ा तक है। कहाँ तक है, विजयवाड़ा तक है। और अगर आप लास्ट में बात करो साउदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, वो है मडगांव से लेके कहाँ तक है, चेन्नई तक है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको याद रखने कि कौन सा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कौन से शहर से निकलता है, ठीक है। हाईवे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शहर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ही लिखवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना काफ़ी अच्छे से, ठीक है। थोड़ा 2-4 बार देखोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्या बोलता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन केवल गुड्स के लिए दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को एडमिनिस्टर करता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, बिल्कुल यही इनको वो करता है। थर्ड है कि वैलिडिटी इसकी 10 ईयर्स के लिए होती है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और याद रखना इसको एडमिनिस्टर या गवर्न कौन सा एक्ट करता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में जो आया था, ठीक है। ये एक्ट जो है इसको क्या करता है, एडमिनिस्टर या गवर्न करता है, किसको, GI टैग को, ठीक है। और ये इफेक्टिव कब से हुआ था, ये एक्ट 2003 से ये एक्ट में आया था, ठीक है। और मेनली GI टैग जो है इसको इशू कौन करता है, मेनली GI टैग्स को इशू कौन करता है, याद रखना, इशू करती है GI रजिस्ट्री। कौन करती है, GI रजिस्ट्री इनको इशू करती है, जिनके जो कहाँ पे, चेन्नई में है। फर्स्ट GI टैग सबसे पहले किसको मिला था, याद रखना किसको मिला था, दार्जिलिंग टी को मिला था। किसको मिला था, दार्जिलिंग टी को सबसे पहले GI टैग मिला था। अभी रिसेंटली 3 काफी ज्यादा फेमस है। एक तो है चाकहो कहाँ के हैं, ब्लैक राइस है, कहाँ के हैं, मणिपुर के हैं, ठीक है। याद रखना चाकहो मणिपुर के ब्लैक राइस हैं जिनको GI टैग मिला है। फिर एक है गोरखपुर में टेराकोटा, ये यूपी की है, तो ये आपको पता चल गया होगा, गोरखपुर टेराकोटा यूपी का है। उसके अलावा एक है अपातानी व्यू, ये कहाँ की है, ये सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है, सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट की है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में पड़ता है, ठीक है। तो अपातानी व्यू कहाँ के, सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट की है। मेरे को आपको स्टेट बताना है कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 99 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हमारा क्या आ गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। किसके बारे में, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले याद रखना लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, टाइम टू टाइम बनाती रहती है, बिल्कुल। और किससे बनाती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाती है, ठीक है। किससे बनाती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सेकंड है द कमीशन प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन विच आर एडवाइजरी नेचर, बिल्कुल ये कौन से एडवाइजरी नेचर की रिकमेंडेशन देती है। गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस रिकमेंडेशन। देखो अगर वो एडवाइजरी नेचर की है तो उसको मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, ठीक है। थर्ड है द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1858, तो याद रखना पहला लॉ कमीशन कब बैठा था,
1834 में बैठा था। कब बैठा था? 1834 में बैठा था। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? 1833 के चार्टर एक्ट जो आया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग 1834 में पहला लॉ कमीशन बैठा था और उसको चेयर किसने किया था? लॉर्ड मैकॉले ने। किसने किया था? लॉर्ड मैकॉले ने उनको हेड किया था या फिर चेयर किया था। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जिसका आंसर है वो क्या हो गया हमारा? सी। अगर इसके बाद अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो फर्स्ट लॉ कमीशन जो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद बैठा था वो कब बैठा था? 1955 में बैठा था, ठीक है। और इसके हेड कौन थे? याद रखना, इसके हेड थे MC सेटालवार्ड, ठीक है। MC सेटालवार्ड जो थे ये क्या थे? इसके चेयरपर्सन थे। पहला जो इंडिपेंडेंस के बाद लॉ कमीशन बैठा था उसके, ठीक है। अगर लेटेस्ट की बात करें, लेटेस्ट लॉ कमीशन कौन सा बैठा? याद रखना 25th लॉ कमीशन लेटेस्ट बैठा था। 2018 में ये रिटायर भी हो गए हैं, मतलब खत्म भी हो गया 2018 में ही। इसके चेयरपर्सन कौन थे? बलबीर सिंह चौहान। कौन थे इसके? बलबीर सिंह चौहान जो थे वो इसके क्या थे? चेयरपर्सन थे। 2018 में ही लास्ट ये खत्म हुआ है 21st लॉ कमीशन। और इसके बाद 22nd जो है वो बैठा ही नहीं है। इसके बारे में बात चल रही है, गवर्नमेंट सोच रही है हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो उसके बारे में भी बात ही चल रही है, ठीक है। अभी 22nd लॉ कमीशन नहीं बैठा है। अगर बैठा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। 21st जो था वो 2018 में ऐड हो चुका है। बलबीर सिंह चौहान उनके हेड थे। पहला इंडिपेंडेंस के बाद जो लॉ कमीशन बैठा था उसके हेड कौन थे? MC सेटालवार्ड जो थे, और वो 1955 में ये बना था। और सबसे पहला जो बना था वो 1834 में बना था, चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग। और पहले इसके चेयरपर्सन कौन थे? लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया? हमारा लॉ कमीशन के बारे में हो गया। और मेनली ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया किस मिनिस्टर के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया होगा नाम ही सुन के। तो सारी ही स्टेटमेंट हम देख ली, पहली दूसरी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारे जो टोटल 100 क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स के वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और प्लीज़ 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 चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपना कंपटीशन खुद ही बढ़ाओ, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।